अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हमने MTH 301 या MTH 201 का लेक्चर नंबर 28 पढ़ना है, जिसमें हम लिमिट्स ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये क्या होती हैं। लिमिट ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज़ डिफाइंड टू बी वेक्टर दैट रिजल्ट्स बाय टेकिंग लिमिट ऑफ ईच कंपोनेंट। यानी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के अंदर हमने देखा था कि कंपोनेंट्स होते हैं उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। तो जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता है आर, उसकी लिमिट जो है वो क्या होगी, उसके कंपोनेंट्स की अलग अलग अगर आप लिमिट ले लेते हैं तो वही उसकी लिमिट होती है। जैसे यहाँ पे मैंने 2D स्पेस की पहले लिख ली नोटेशन आर टी। इसके साथ अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं जिसमें टी किसी नंबर अल्फ़ा को अप्रोच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स है इसका कंपोनेंट उसकी अलग से लिमिट लेते हैं और वाई वाले कंपोनेंट की अलग से लिमिट लेते हैं। सिमिलरली 3D स्पेस के अंदर भी यही होता है कि तीनों कंपोनेंट्स जो एक्स वाई जी हैं, तीनों की सेपरेट जो है वो लिमिट आ जाती है। सेम गोज़ फॉर यहाँ पे जो हमने टी के साथ अल्फ़ा अप्रोच करवाया है, ठीक है। ये जो ऊपर हमने नोटेशंस बताई हैं, ये अल्फ़ा लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड से, ठीक है, दोनों साइड से, जिस साइड से मर्जी आप अप्रोच करवाएं, या इन्फिनिटी को अगर ये अप्रोच कर रहा है तो भी ये सेम रिजल्ट्स ही रहते हैं। इफ़ लिमिट ऑफ एनी कंपोनेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन लिमिट ऑफ आर टी डज नॉट एग्जिस्ट। यानी एक्स वाई जी तीनों में से किसी एक कंपोनेंट की अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये जो पूरा फंक्शन है उस पूरे की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। वी कैन राइट लिमिट टी अप्रोचेस टू अल्फ़ा आर ऑफ टी इज इक्वल टू एल। यानी लिमिट को हम सिंपल एल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ आर टी जो है वो क्या होती है, अप्रोच करती है लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एल को। जैसे जैसे टी अल्फ़ा को अप्रोच करेगा, टी जैसे जैसे अल्फ़ा को अप्रोच करता है, वैसे ही जो आर टी है वो किससे अप्रोच कर रहा होता है, एल को। यानी टी अप्रोच कर रहा है अल्फ़ा को तो आर टी अप्रोच कर रहा है एल को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टीन्यूटी ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। के वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की जो लिमिट है वो अगर डिफाइन हो, एग्जिस्ट करती हो, तो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ये हम जैसे आम लिमिट के अंदर पढ़ते हैं ना, वही सेम इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे कि आर ऑफ टी नॉट जो है वो डिफाइन होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये लिमिट का आंसर उस आर ऑफ टी नॉट के इक्वल आना चाहिए ना। दोनों आंसर्स इक्वल होंगे, सेम होंगे, फिर हम कहते हैं कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, अदरवाइज वो डिसकॉन्टीन्यूस होगा। ग्राफ जो होता है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का, कॉन्टीन्यूस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का, वो अनब्रोकन कर्व होती है। अनब्रोकन का मतलब है कि हमें उसको ड्रॉ करते हुए पेन उठाना नहीं पड़ता। अगर हम पेन उठाते हैं तो वो ब्रेक कर जाएगा, इसका मतलब है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूस है। उसके बाद आ जाता है जी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला वही सिंपल जैसे हमने आम डेरिवेटिव के लिए देखा था कि आर डैश टी, और आप क्या करते हैं, लिमिट अप्रोच करवाते हैं। हमने पहले एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में पढ़े हैं ना, ये लीनियर फंक्शंस जो हमने पढ़े थे, तो हमने उसमें देखा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखते हैं हम, माइनस एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और उसको एच से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्योंकि आर ऑफ टी है तो आर ऑफ टी प्लस एच आ जाएगा, माइनस आर ऑफ टी आ जाएगा और ओवर के नीचे एच, और साथ में लिमिट एच ही अप्रोच कर रही है जीरो को। अब एक थ्योरम आ जाता है यहाँ पे हमारे पास कि अगर फंक्शन जो है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन वो इसके इक्वल हो, एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे, 2 डायमेंशनल के अंदर, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये जो आर टी है इसका डेरिवेटिव तो आर डैश टी हो जाएगा। इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, तो वही इसका वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, यानी एक्स डैश टी और यहाँ पे वाई डैश टी। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव्स लेने के बाद आई और जे वैसे ही साथ रहते हैं, वो हम ख़त्म नहीं करते। सिमिलरली 3D स्पेस के अंदर अगर आप देखें तो एक्स वाई जी तीन होते हैं, एक्स का अलग डेरिवेटिव आता है, वाई का अलग ले लेंगे, जी का अलग ले लेंगे, तो वो आर डैश टी के इक्वल होगा। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। आर डैश टी इज इक्वल टू, ये हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था वो हमने लिखा। अब इसके अंदर आप देखें कि आर डैश टी जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स और वाई के इक्वल होता है ना। पीछे हमने देखा था कि वो एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे x के लिए अलग से लिमिट अप्रोच करवा सकते हैं, यानी ये f ऑफ x की जगह x ऑफ t है, तो x ऑफ t प्लस एच माइनस एक्स ऑफ टी ओवर एच, इसके साथ लिमिट अलग अप्रोच करवाई, साथ में इसके साथ यूनिट वेक्टर i आ गया प्लस। इसी तरह से y के लिए आपने लिख लेना है y ऑफ t प्लस एच माइनस वाई ऑफ टी ओवर एच। अब ये दोनों को अगर आप
उसकी डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं तो ये लिमिट किसके इक्वल होती है। यहाँ अगर f हो तो हम f डैश लिखते हैं, r हो तो हम r डैश लिखते हैं। तो यहाँ पे जब x फंक्शन है तो उसको x डैश t लिखते हैं, साथ में इसका i यूनिट वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट y की क्योंकि हम फंक्शन पे लगा रहे हैं तो y के फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा और साथ में j आ जाएगा। इसीलिए इसी तरह से 3D स्पेस होगी तो साथ में z आ जाएगा और यहाँ पे z डैश आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि नोटेशंस क्या होती हैं। नोटेशन में आपने वही जैसे हम सिंपल फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव लिखते हैं डी बाई डी टी आर टी कॉमा डी आर बाई डी टी, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर डैश टी भी लिख सकते हैं, सिर्फ आर डैश भी लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं डेरिवेटिव की। आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे। आपने आर डैश टी फाइंड करना है और आर डैश वन फाइंड करना है। तो पहले हम आर डैश टी फाइंड कर लेते हैं। हमने ऊपर देखा था कि इसका डेरिवेटिव लेने के लिए एक्स वाले कंपोनेंट का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है, वाई वाले का अलग से लेना होता है। तो ये हमने डेरिवेटिव लिखे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, साथ में कंपोनेंट आई आ गया और इसका टी क्यूब का 3t स्क्वायर होगा और साथ में जे आ जाएगा। तो ये आर डैश टी आ गया। अब आर डैश वन अगर हमने निकालना है यहाँ पे तो जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ वहाँ आपने वन पुट कर देना है। 2 इंटू वन 3 इंटू वन का स्क्वायर तो 2i प्लस 3j, ये हमारे पास आर डैश वन की वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टेंजेंट वेक्टर्स एंड टेंजेंट लाइन्स और इनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव की भी यहाँ पे हमें बताई गई है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। लेट p बी अ पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर टी एंड आर टी नॉट बी रेडियस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू p। यानी अगर आपके पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ है और उसके ऊपर एक पॉइंट आप ले लेते हैं आर टी और उसका रेडियस आप ले लेते हैं आर टी नॉट, ठीक है, तो आर डैश टी नॉट जो है और वहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रेडियस है ना ऊपर, तो रेडियस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। देन वी कॉल आर डैश टी नॉट द टेंजेंट वेक्टर टू द ग्राफ। आर डैश टी नॉट जो है वो उसका टेंजेंट कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है ये आपने याद रखनी है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज आर इज इक्वल टू आर टी नॉट प्लस टी आर डैश टी नॉट। ये एमसीक्यूज में भी आती होती है तो ये आपने याद रखनी है। आर इज इक्वल टू आर टी नॉट प्लस टी आर डैश टी नॉट, यानी यहाँ पे फंक्शन आएगा, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव टी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं टेंजेंट वाले की। Find parametric equation of tangent line to circular helix x is equal to cos t, y is equal to sin t, z is equal to t at point where t is equal to pi by 6। तो पहले हमने आर टी लिखना है, ठीक है, तो आर टी के अंदर हम क्या लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। एक्स की वैल्यू वाई की और जी की दी हुई है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस जी की जगह टी के आ जाएगा। और अब आपने इसका ले लेना है डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं आर डैश टी। तो कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी का कॉस और टी का वन हो जाएगा तो सिर्फ के रह जाएगा। अब हमें टी दिया हुआ था पाई बाय 6, तो यानी ये टी नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है, तो ये हमने टी पुट कर देना है जहाँ जहाँ टी आ रहा है, इसके डेरिवेटिव के अंदर भी और इसके फंक्शन के अंदर भी। तो पहले फंक्शन के अंदर हमने पुट किया, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में हमने पुट करना है। फंक्शन के अंदर पुट करते हैं आर इज इक्वल टू आर इंटू टी की जगह पाई बाय 6 इक्वल माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ पे हमने पाई बाय 6 की वैल्यू पुट कर दी टी की, ठीक है। उसके बाद कॉस और यहाँ पे हमने इसकी भी वैल्यू पुट कर दी प्लस पाई बाय 6 और यहाँ पे के आ जाएगा। अब ये आर फंक्शन के अंदर हमने साइन पाई बाय 6 की वैल्यू निकाली, कॉस पाई बाय 6 की निकाली और पाई बाय 6 के की निकाली। इसी तरह से आर डैश के अंदर क्या हो जाएगा, आर डैश के अंदर हमने यहाँ पे मैंने ये नोटेशन लिख दी है ये वाली, यहाँ पे कॉस आना था क्योंकि हम आर टी लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉस टी आ जाएगा और इस कॉस की जगह ये साइन लिखना था, साइन, और इस टी की जगह पाई बाय 6, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट की और ये इसका आर ऑफ पाई बाय 6 का आंसर आ गया। अब आर डैश पाई बाय 6 का आंसर निकालने के लिए हमने आर डैश वाले फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है, माइनस साइन और साथ में पाई बाय 6 पुट करेंगे तो उसका आंसर -1/2 आ जाता है। कॉस पाई बाय 6 √3/2 होता है, साथ में जे, और यहाँ पे क्योंकि टी नहीं था तो ये के एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दोनों आपके पास आ गए हैं। हमने जो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है ना, तो वो हमने पहले यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख ली, आर इज इक्वल टू आर टी नॉट प्लस टी आर डैश टी नॉट। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। आर टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट की जो इधर आपने निकाली थी, टी नॉट क्योंकि पाई बाय 6 है ना, तो आर पाई बाय 6 की आपने ये वाली वैल्यू जो निकाली है ये आपने पुट की, प्लस ये टी एज इट इज़ आर डैश टी नॉट की वैल्यू ये हमने निकाली है वो पुट कर दें। टी को अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
ये हमने टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखें आई वाले दोनों कंपोनेंट्स इकट्ठे लिख के आई कॉमन ले लें, जे वाले दोनों इकट्ठे लिख के उनमें से जे कॉमन ले लें, और के वाले दोनों एक साथ लिख के उनमें से के कॉमन ले लें। अब ये जो आई के साथ होता है वो क्योंकि एक्स होता है, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई, जो जे के साथ होता है वो वाई की वैल्यू हो गई, और जो के साथ है वो जी की वैल्यू हो गई। तो ये हमने ऊपर ये इक्वेशन निकाली थी और उसमें से हमने कंपोनेंट्स भी अलग अलग करके बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर कहते हैं ग्राफ ऑफ आर टी इज कॉल्ड अ सेमी क्यूबिकल पैराबोला, find a vector equation of tangent line to graph of RT at the point 0 0 and the point 1 1। इन दोनों पॉइंट्स पे आपने जो है वो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है उसके अंदर डेरिवेटिव फाइंड करना होता है ना। आर टी तो हमें दिया हुआ है, आर डैश टी हमने निकालना है, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, आई जे एज इट इज़। अब इस पॉइंट में 0 है, इसका मतलब है टी की वैल्यू 0 होगी। सो अगर t की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं तो डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो डेरिवेटिव तो 0 हो गया। तो अगर ये डेरिवेटिव 0 है तो फिर तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। हमने पीछे टेंजेंट की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि आर डैश टी को 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, इसलिए इसकी कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं होगी जी। तो नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ था वो 1 था, जिसमें t की वैल्यू, तो अब हमने इक्वेशन लिखनी है, वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल टू आर टी नॉट प्लस टी आर डैश टी नॉट। तो उसमें टी नॉट क्योंकि हमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो r ऑफ 1 प्लस टी आर डैश ऑफ 1। तो r ऑफ 1 कैसे निकलेगा, जो r ऑफ t आपके पास पहले है पीछे क्वेश्चन में, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, उसके अंदर आप 1 पुट कर देंगे t की वैल्यू, तो वो r ऑफ 1 आ जाएगा। और r डैश t जो आया था उसके अंदर t की जगह आप 1 पुट करेंगे तो r डैश 1 आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। r1 की वैल्यू पुट की, t एज इट इज़ r-1 की वैल्यू पुट की, और अब ये जो t है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो i वाले दोनों कंपोनेंट्स एक साथ लिख के हमने i कॉमन ले लिया, j वाले दोनों एक साथ लिख के उनमें से j कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। उसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है स्मूथ फंक्शन। स्मूथ फंक्शन क्या होता है, आर ऑफ टी इज कॉल्ड स्मूथ फंक्शन इफ कंपोनेंट्स ऑफ आर हैव कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एंड आर डैश टी इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी। यानी अगर आपके पास एक फंक्शन आर ऑफ टी है वो स्मूथ तब होता है अगर इसके कंपोनेंट्स यानी एक्स और वाई जो हैं वो कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स हों विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, और जो डेरिवेटिव है वो 0 ना आए। टी की कोई भी वैल्यू पुट करने से डेरिवेटिव का आंसर अगर 0 नहीं आता तो फिर इस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये स्मूथ फंक्शन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन विल बी कॉल्ड स्मूथ इफ इट हैज़ अ टेंजेंट लाइन एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ। यानी अगर आपके पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो कब स्मूथ कहलाती है, अगर उसकी जो टेंजेंट लाइन है एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ, ग्राफ के हर पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन अगर उसकी एग्जिस्ट करती है तो फिर वो इक्वेशन स्मूथ इक्वेशन कहलाती है। उसके बाद डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज़, ये आप पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, और फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट आ रहा हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। दो फंक्शंस अगर प्लस हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव लें तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हम कर सकते हैं दरमियान में प्लस लगा के, और अगर दो फंक्शंस माइनस हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव भी हम सेपरेट कर सकते हैं दरमियान में माइनस लगा के। दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फिर उनका डेरिवेटिव कैसे आता है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना, फर्स्ट एज इट इज़ फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। और जो 2 डायमेंशनल वेक्टर्स होंगे यहाँ पे हमारे पास उनमें हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, और जो 3 डायमेंशनल होंगे उनमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो यही ऊपर जो हमने लगाई थी वही सेम नोटेशन होती है, सिर्फ हम यहाँ पे डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं, यानी फर्स्ट एज इट इज़ डॉट लगा के सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे सेकंड एज इट इज़ और डॉट लगा के फर्स्ट का डेरिवेटिव। और क्रॉस प्रोडक्ट में भी यही ऊपर वाली सेम नोटेशन यूज़ होगी, जहाँ जहाँ डॉट आ रहा था वहाँ आपने सिर्फ क्रॉस लगा देना है, यानी फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव क्रॉस के साइन के साथ, और प्लस सेकंड एज इट इज़ और क्रॉस लगा के फर्स्ट का डेरिवेटिव। ऑर्डर डजंट मैटर इन 2D डॉट प्रोडक्ट बट मैटर्स इन 3D क्रॉस प्रोडक्ट। यानी 2D यानी ऊपर जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है 2 डायमेंशनल के अंदर, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप जो है पहले R1 R2 को आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है फिर हम उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा।
अब एक और थ्योरम है यहाँ पे हमारे पास, इफ़ आर ऑफ टी इज़ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इन 2 स्पेस और 3 स्पेस एंड आर ऑफ टी का जो मॉड है, मॉड का मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट फॉर ऑल टी, देन आर ऑफ टी डॉट आर डैश टी इज इक्वल टू 0। यानी अगर आपके पास एक फंक्शन हो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे टी की सारी वैल्यूज के ऊपर, तो जो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आती है। और डॉट प्रोडक्ट 0 कब आती है? जब वो ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें इसकी डेरिवेशन भी करनी है आगे। अगर आप फर्स्ट फंक्शन r1 एक फंक्शन है और एक r2 फंक्शन है, दोनों को कहें कि वो इक्वल हैं एक फंक्शन r के, तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसी बनेगी? यानी r1 की जगह भी आपने rt लिख दिया, r2 की जगह भी आपने rt लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम है। तो इन दोनों को हम जब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, यूँ भी ओपन कर सकते हैं, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि दोनों क्योंकि सेम है मल्टीप्लाई होकर उसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हम उसकी फिर मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इसका जब स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? पावर रूल लग जाएगा, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई हुई और फिर इसकी पावर में से 1 माइनस किया तो आर टी आ गया। पावर के बगैर सिर्फ आर टी का डेरिवेटिव वो डी आर बाई डी टी आ जाएगा। लेकिन जो आर ऑफ टी का स्क्वायर हम ले रहे हैं ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ये कांस्टेंट नंबर है ना एक, हमने पीछे क्या कहा था कि मैग्नीट्यूड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 आ जाना चाहिए था। तो इसलिए जो इसका आंसर आया उसको हमने इक्वल टू 0 रख देना है और यहाँ से हमने आर टी की एक प्रॉपर्टी ड्राइव करनी है कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि आर टी जो है उसके डेरिवेटिव के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया? 0 आ गया। अभी जो हमने पीछे एक बात की थी यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वाली, कि आर टी और उसका डेरिवेटिव दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ ना, आर टी और उसके डेरिवेटिव दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, जिसका मतलब है कि वो ऑर्थोगोनल होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि आर ऑफ टी जो है वो परपेंडिकुलर है टू इट्स डेरिवेटिव। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रल ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। इंटीग्रेशन, अब डेरिवेटिव हमने देख लिया कि कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का, अब हमने देखना है कि इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए भी सेम वही रूल्स जो आप शुरू से पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के, कोई यहाँ पे नया रूल, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुई। आर ऑफ टी इज इक्वल टू अगर है एक्स टी वाई टी, तो हमने जब आर टी की इंटीग्रेशन करनी है तो एक्स टी की इंटीग्रेशन अलग से होगी, वाई टी की इंटीग्रेशन अलग से होगी। यहाँ पे अगर लिमिट्स आ जाती हैं इंटीग्रेशन के साथ तो क्या होगा? तो भी सेम आपने एक्स टी के साथ अलग से लिमिट्स वाली इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, वाई टी के साथ अलग से करनी है। तो ये हमने इस तरह से इंटीग्रेशन कर दी। ये थी 2D स्पेस के अंदर। अगर हम करते हैं 3D स्पेस के अंदर तो वहाँ पे 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, एक्स वाई एंड जी। तो आपने अगर आर टी का डेरिवेटिव लेना है तो एक्स का अलग से आ जाएगा, वाई का अलग से आ जाएगा और जी के अलग से, सॉरी इंटीग्रेशन, ठीक है। और लिमिट्स वाली अगर अप्लाई करें तो भी सेम, एक्स की अलग, वाई की अलग और जी की अलग। अब नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं इंटीग्रेशन की। आर ऑफ टी आपको दिया हुआ है और आपने आर ऑफ टी डी टी की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे, इसकी इंटीग्रेशन लगाया। इंटीग्रेशन हम दोनों की सेपरेट फाइंड करेंगे, आई वाले कंपोनेंट की अलग से, इंटीग्रेशन 2t डी टी आई और इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर डी टी जे। अब 2 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, t की इंटीग्रेशन हो जाएगी t स्क्वायर बाई 2 और इसके साथ एक कॉन्स्टेंट हम c ऐड कर देंगे। 3 एज इट इज़ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इसके साथ एक हम कांस्टेंट c2 ऐड कर रहे हैं तो टी स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे टी क्यूब रह गया। यहाँ पे c1 है और यहाँ पे c2 है। इधर i हमने इन दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, यहाँ पे j हमने इन दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। अब c1 c2 क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो हम उनको एक c के इक्वल भी कह सकते हैं। तो टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे प्लस सी आ गया आपके पास। और सेकंड जो इसका पार्ट है उसके अंदर उन्होंने लिमिट्स दी हुई हैं कि सेम फंक्शन के अंदर लिमिट्स, तो मैंने इसकी दोबारा इंटीग्रेशन नहीं की, जो आंसर आया था उसमें डायरेक्ट लिमिट्स पुट कर दिए कि टी स्क्वायर के अंदर 0 पुट करें, टी क्यूब के अंदर 0 पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 4i प्लस 8j आ गया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव की तरह हमने इंटीग्रेशन की भी प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है कि अगर कांस्टेंट आ रहा हो तो हम कांस्टेंट बाहर लिखते हैं और सिर्फ फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है। दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और उनकी इंटीग्रेशन करें तो दोनों की इंटीग्रेशन अलग हो जाती है। दो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हम उसका इंटीग्रल लें तो दोनों की इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल के लिए भी होल्ड करती हैं। डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा होता है? जिसमें हम लिमिट्स लगा देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे a b लिमिट्स होती तो भी ये सेम प्रॉपर्टीज़ हैं।
और ये एक रिजल्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं फंक्शन की और साथ ही उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ यहाँ पे आर टी रह जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर आप उसकी कर रहे हैं इंटीग्रेशन और साथ ही हम उसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं इस तरह से, तो पहले हम उसकी इंटीग्रेशन करके देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे x³/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन x² dx है और साथ ही उसका डेरिवेटिव भी ले लें। तो ये देखें, इसका जब आप करेंगे इंटीग्रेशन तो ये x³/3 बन जाएगा और बाहर डेरिवेटिव एज इट इज़। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, 3 साइड पे आ जाएगा, तो पावर में से 1 माइनस होकर 2/3, 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे दोबारा से आंसर हमारा x² ही आ जाता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव साथ साथ लें तो वही फंक्शन आपका आंसर आ जाता है। This shows indefinite integral of RT is set of antiderivatives of RT just as for real valued function। यही चीज़ हम रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी यहाँ पे फंक्शन की, जैसे हमने नॉर्मल फंक्शंस के अंदर पढ़ा था ना कि इंटीग्रेशन करें आप f(x) की, तो आप उसको लिख सकते हैं कैपिटल f(x) प्लस c, या f(x) वो फंक्शन होगा जो इसकी इंटीग्रेशन के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने r(t) को हमने r(t) लिखा प्लस c, और अगर आप साथ में लिमिट्स अप्लाई कर दें तो हम r(t) के साथ यूँ a b लिमिट्स लिखते हैं और फिर पहले इसके अंदर अपर लिमिट b पुट करते हैं, माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट a पुट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं और उनकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे आपके, इनको आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है और इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है।